हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं द एनालिटिक पोस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं ईरान के राष्ट्रपति के हालिया में हुई हेलीकॉप्टर हादसे के बारे में। यह साथियों अभी 19 मई 2024 रविवार के तड़के भारतीय समय अनुसार तकरीबन दोपहर 3 बजे के पास अजरबैजान के सीमावर्ती क्षेत्र में ईरान और अजरबैजान की सीमा उत्तर पश्चिमी सीमा के पास एक संयुक्त परियोजना में भाग लेने जा रहे ईरान के राष्ट्रपति जब वापस वहां से भाग लेकर लौट रहे थे, तब ही वजरान और जोराफ के तबरेज इलाके में, जो ईरान का पूर्वी अजरबैजानी प्रोविंस है, वहाँ पर वहाँ के पहाड़ी इलाकों के अंदर तकनीकी कारणों से या मौसम के ख़राब होने की वजह से ईरान के राष्ट्रपति का जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया, जिसके अंदर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान की भी मौत हो गई। उसके बाद वहाँ पे पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर भी मारे गए और वहाँ पे इब्राहिम रईसी के जो चीफ बॉडीगार्ड थे, जो उनकी सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा देखने वाले थे, वो भी उस हादसे के अंदर मारे गए। तकरीबन ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के साथ सैन्य यात्री मारे गए और चालक दल के साथ भी दो के मारे जाने की खबरें ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रोविंस से आई। यह साथियों ईरान के राष्ट्रपति के मारे जाने के बाद दुनिया भर में हड़कंप है और तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और इसकी मौत के कारणों के कई कई लोग साजिश और शंका और कई अलग अलग दावे और कयास लगाए जा रहे हैं। साथियों, जब से ये खबर आई है तब से ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी ईरान को एक क्षति पहुंची है। ईरान को ये लिए भारी नुकसान है। वहीं जो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति होने के साथ ही वहाँ आने वाले समय के सुप्रीम लीडर के उत्तराधिकारी भी माने जा रहे थे। ईरान के कुछ विशेषज्ञों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि अली खामनेई के उत्तराधिकारी के रूप में ईरान के ये राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी आने वाले समय में सुप्रीम लीडर बन सकते थे। लेकिन इनकी मौत के बाद ये ईरान के अंदर अली खामनेई का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। और कुछ का तो यूँ इस प्रकार से इस विषय पर हम आगे गहरी चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन आगे हम बढ़ते हैं तब इसके बारे में और थोड़ी हम जानकारी हम आपको दे देते हैं कि इब्राहिम जो रईसी हैं ये ईरान के राष्ट्रपति, ये पूर्व में ईरान में 30 दशक तक न्यायपालिका के जज रहे हैं और ये चीफ जस्टिस तक का पदभार संभाल चुके हैं। ये अली खामनेई के विश्वस्त लोगों में से थे और ये अली खामनेई के बाद दूसरे ईरान के ताकतवर नेता थे। और ईरान के लिए सबसे बड़ी क्षति ये है कि 2020 के लिए कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ये ईरान के लिए सबसे बड़े एक ऑफिशियल नेता की मौत है। और अभी इसके बारे में हम एक और में जानकारी मिली कि आधिकारिक जो वहाँ का मीडिया है उसमें IRNA ने के समाचार रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने बताया कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता है उन्होंने इनकी इब्राहिम रईसी के मौत की पुष्टि करने के बाद ही उन्होंने कहा कि ईरान में जो इनके जाने के बाद भी ईरान के जो शासन में और या फिर उनके जो कामकाज के ईरान के कामकाज के अंदर कोई ऐसा व्यवधान नहीं आएगा, वो कामकाज ऐसे ही चलते जाएंगे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ईरान के लिए अंतरिम राष्ट्रपति की भी घोषणा कर दी है और उसमें मोहम्मद मुखबिर जो ईरान के अभी हाल ही के अंदर प्रथम उपराष्ट्रपति हैं, उनको अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। वहीं विदेश मंत्री के तौर पर अलकानी बाघेरी को भी ईरान का विदेश मंत्री घोषित किया गया है। वहीं ईरान के संविधान के अनुसार ईरान के अंदर अगर किसी राष्ट्रपति की दुर्घटना में या बीमारी से या किसी भी कारणवश त्यागपत्र से ईरान के राष्ट्रपति को हटता है या ईरान के राष्ट्रपति की मौत हो जाती है तो 50 दिनों के भीतर ही ईरान के संविधान के अनुसार वहाँ पे चुनाव करवाने आवश्यक हैं। तो इस्लामिक गणराज्य ईरान के अंदर अभी 50 दिनों तक तो अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद मुखबिर
मुखबिर रहेंगे, लेकिन उसके बाद ही ईरान के अंदर 50 दिनों के बाद ये चुनाव करवाए जाएंगे, जिसमें देखते हैं ईरान के राष्ट्रपति के तौर पर कौन सा नया नेता उभर कर आता है। वहीं आप एक और देखेंगे तो कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अली खामनेई ने 5 दिन का ईरान के अंदर सार्वजनिक शोक की घोषणा कर दी है, और ईरान के अंदर काफ़ी इसको लेकर शोक भी है। लेकिन ईरान के अंदर शोक होने के कारण भी कहीं दूसरी जगह भी अभी हाल ही में एक ऐसे समय में ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई है, जहां पे ईरान एक सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। वहां पे सार्वजनिक रूप से ईरान के अंदर कई जगह पे ईरान के जो ये इस्लामी गणराज्य या सुप्रीम लीडरों या तानाशाही के खिलाफ बड़े पैमाने पर वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उन विरोध प्रदर्शनों के कारण ही ईरान के अंदर पिछले साल जिस प्रकार से महिसा अमीनी की एक जो मोरल पुलिस थी उसके कस्टडी के अंदर एक महिसा अमीनी लड़की की कुर्द लड़की की मौत हो गई थी। उसके बाद में उसके परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई की वजह से उसकी मौत हुई थी, और उसके बाद उस महिसा अमीनी की मौत के बाद पूरे ईरान के अंदर एक हिजाब विरोधी कानून के खिलाफ एक रेवोल्यूशन आ गया था, और लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक प्रदर्शन किया, जिसके अंदर कई लोगों को प्रदर्शन करने के आरोप में ईरान के में अभी इब्राहिम रईसी की सरकार ने उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की थी। वहीं इब्राहिम रईसी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनको ईरान में जो पश्चिमी देश है वहाँ के लोग ईरान के राष्ट्रपति को ईरान का बचर भी कहते हैं, मतलब ईरान का कसाई भी कहा जाता है। उसका कारण ये है कि ईरान के राष्ट्रपति के ऊपर कम से कम 30,000 से ज़्यादा को न्यायपालिका में रहते हुए मौत की सज़ा देने का आरोप उनके ऊपर लगता है। अधिकतर ईरान के राष्ट्रपति ने ज़्यादातर उन ईरान विरोधी लोगों को ईरान के अंदर मौत की सज़ा के आरोप में उनको फांसी की सज़ा सुनाई थी। वहीं आप देखेंगे तो एक जो ईरान में अभी जो परमाणु कार्यक्रम भी विवादित है, और वहाँ पे वो आर्थिक संकटों और सेक्शन से जूझ रहा है, उसको लेकर भी एक अंतर्राष्ट्रीय ईरान के ऊपर दबाव का सामना भी हो रहा है। वही ईरान ने 7 अक्टूबर को जो इजराइल के ऊपर अटैक हुआ वहाँ पे हमास का समर्थन करके भी या फिर उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ईरान की इन्वॉल्विंग थी और या भागीदारी थी, उसको लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय रूप से ईरान के ऊपर काफ़ी दबाव था। और आप देखेंगे तो कि ईरान के कई ऐसे क्षेत्र में इजराइल और ईरान के बीच टकराव खुलकर सामने आया इस 7 अक्टूबर हमास युद्ध के बाद। अभी हाल ही में पिछले महीने आपने देखा तो ईरान ने सीधे तौर पर इजराइल के ऊपर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए, जो पर आज तक के इतिहास में पहली बार था कि जिस इजराइल के ऊपर ईरान ने सीधा अटैक किया हो। तो इजराइल की इसमें भूमिका की भी बात को लोग कह रहे हैं, या फिर अमेरिकी भूमिका के बारे में भी लोग कयास लगा रहे हैं। लेकिन इजराइल के एक अधिकारी ने रॉयटर्स को दिए गए अपने एक बयान के अंदर नाम न छापने की तर्ज पर बताया कि उस प्रकार की घटना के अंदर इजराइल का कोई भूमिका नहीं है, और इजराइल को उसके कारण या हादसे की कोई जानकारी नहीं है, और इजराइल इस भूमिका में नहीं है। वहीं पे आप देखेंगे तो रॉयटर्स के बयान के बाद में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन को भी जो पूछा गया तो इस हादसे की उन्हें कोई जानकारी भी नहीं थी, और ना ही इसमें अमेरिका की कोई भूमिका है। वहीं ईरान और अजरबैजान के आप कॉन्फ्लिक्ट को समझे कि अभी हाल ही के अंदर ये जो इब्राहिम जो ईरानी राष्ट्रपति की जो मौत हुई है अजरबैजान के सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो ईरान और अजरबैजान के भी कुछ रिश्ते इतने संयुक्त रूप से अच्छे हैं नहीं, लेकिन एक डिप्लोमेटिक या जियोपॉलिटिक्स के आधार पर आपको साथ बैठना होता है तो वो है। लेकिन ईरान और आप इजराइल के रिश्ते खट्टे मीठे रहे हैं। वहीं जो इजराइल का जो करीबी वो अजरबैजान माना जाता है, और आर्मेनिया का करीबी ईरान माना जाता है। अजरबैजान एक शिया मुल्क है जहाँ पे 60% से अधिक शिया रहते हैं, और वहाँ पर लेकिन वो आर्मेनिया और अजरबैजान का पुराना काफ़ी नागोर्नो-काराबाख का पुराना एक कॉन्फ्लिक्ट है,
वहाँ पे आर्मेनिया का सपोर्ट ईरान करता है और इज़राइल अज़रबैजान का सपोर्ट करता है। तो ईरान भी कई बार इस प्रकार के अज़रबैजान के ऊपर आरोप लगाता है कि उसके कई एजेंट, स्पाई या डिप्लोमेट को निकालने के लिए वो अज़रबैजान अपनी सीमा का इस्तेमाल इजराइल के समर्थन में करता है, या फिर इजराइल के जो एजेंट हैं वो अज़रबैजान की सीमा से ईरान के अंदर आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको ये एक आरोप है ईरान का अज़रबैजान के ऊपर। तो जिस वजह से इनके रिश्ते कुछ इतने खास हैं नहीं, लेकिन इन्होंने एक संयुक्त परियोजना के तहत 3 बांधों का निर्माण किया, जिसमें ये तीसरे बांध किज क्लासिका के उद्घाटन की में गए थे, या जहाँ पे अज़रबैजान के राष्ट्रपति इब्राहिम अलाइन भी आए थे। वहाँ पे इनके और ईरान के पूरा ईरान का एक दल भी वहाँ पे पहुँचा था, जिसमें इब्राहिम रईसी भी वहाँ पे, ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और पूर्वी अज़रबैजान के गवर्नर और तबरेज़ के गवर्नर, और एक शिया वहाँ के अली खामनेई के प्रतिनिधि, और दूसरे भी कई जो वहाँ पे आर्मी के बड़े जनरल के साथ वहाँ पे ये लोग गए थे। जिसमें अज़रबैजान के जो राष्ट्रपति थे वो तो समय अनुसार वहाँ से अपने गंतव्य तक निकल चुके थे, लेकिन जब ये माफ़ कीजिए ईरान के जो राष्ट्रपति वापस पुनः ईरान की ओर लौट रहे थे, तभी वहाँ पे हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर उनकी मौत हो गई। ये एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पे वकरान और जो पूर्वी अज़रबैजान का तबरेज़ इलाके के पास में है, जहाँ पे अज़रबैजान और ईरान की सीमा के पास में है। पूर्वी अज़रबैजान ईरान का एक प्रोविंस है, अज़रबैजान एक अलग देश है। ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। और ये इनके बीच में एक इलाका था जहाँ पे ये हादसा हुआ, और इस हादसे की घटना के बाद ये जहाँ पे ये हुआ वहाँ पे बर्फीले तूफान भी आ चुका था, और कोहरे और घने मानसून की वजह से ये लोग उसको ट्रैक या बचाव कार्य में धीमी गति हुई। हाँ, ये हादसा हुआ तब वहाँ के जो अंदर जो लोग रहे होंगे उन्होंने एक सूचना भेजी थी ईरान के ऑफिशियल लोगों को कि ये हेलीकॉप्टर हम क्रैश लैंडिंग करने से पहले, अब उसके बाद में जब वो वहाँ से संपर्क टूट गया, उसके बाद में खोजने में इनको पूरे 24 घंटे के बाद सोमवार को तड़के इनको मलबा मिला, जिसके अंदर कई दूसरे देशों के भी लोगों ने इस ईरान की सहायता की इसको ढूंढने में। और रसिया ने 47 के आसपास अपने स्पेशल रेस्क्यूअर टीम भेजी, वहीं दूसरे देशों ने भी सहायता की पेशकश की। चाइना ने भी ईरान के इस मलबे को खोजने के लिए पेशकश की। वहीं तुर्की ने अपने सर्विलांस से ड्रोन को भेजा, जिसमें वो ड्रोन से एक हिट मूवमेंट को कैच करने वाला ड्रोन था, जिसमें तुर्की के द्वारा भेजा गया। उस ड्रोन ने इस लोकेशन को कैच किया और वहाँ पे बाद में सोमवार के तड़के वहाँ पे ये रेस्क्यू टीम पहुँची और ये मलबा प्राप्त हुआ। अब साथियों, इस बात को आप देखें, ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर जहाँ पे इस ईरान और के राष्ट्रपति के मौत का सवाल है, या इसके पीछे अब कई प्रकार की शंकाएं हैं, जहाँ पे ईरान के अंदर भी एक पॉलिटिकल उतार चढ़ाव या खिंचाव चल रहा है, जहाँ पे ये मोहम्मद मुकबिर और मुज्तबा जो अली खामनेई के बेटे हैं उनके बीच में, और इब्राहिम रईसी के बीच में भी कुछ अली खामनेई के उत्तराधिकारी को लेकर भी थोड़ा खींचखान चल रही थी। और उसमें इस खींच तनाव के बीच में जहाँ पे ये चीज़ें और ये घटना हुई, उसमें ये भी कयास लगाया जा रहा है कि इसके पीछे क्या कोई साजिश है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे तो एक इजराइल के ऊपर या अमेरिका के ऊपर भी ये एक शंका जा रही है, क्योंकि अज़रबैजान के पड़ोसी मुल्क के पास में ये हुआ। लेकिन अज़रबैजान नहीं चाहेगा कि ईरान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो, या फिर ईरान उसकी सीमा में या उसकी सीमा के पास ऐसा कोई हादसा हो जिसकी वजह से ईरान के साथ उसके रिलेशन ख़राब हो।
लेकिन अगर हम देखने जाए तो ईरान के अभी हाल ही में मारे गए लोगों के बारे में, तो ईरान के बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल लोगों को इजराइल के एजेंटों के द्वारा या अमेरिकी हमलों में मार दिया गया। जैसे देखते हैं तो अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ ईरान के में इब्राहिम रईसी है, उसके बाद में फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ये अब्दुल्लाहियान हैं, फिर चीफ न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए फ़खरी आज़म थे जो 2020 में मारे गए, फ़खरी आज़म। फिर जो मेजर जनरल जो काफ़ी एक ईरान का एक हीरो, ईरान के अंदर हीरो माने जाने वाला व्यक्ति, और जिसमें इराक और ईरान में जो मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव रखने वाला कासिम सुलेमानी, उसको भी इराक के अंदर अमेरिकी द्वारा एयरफोर्स द्वारा मार दिया गया था, जिसमें उसका तो काफ़ी इशू भी बना था। वहीं एक बाद में ब्रिगेडियर जनरल रजा जहादी हैं, 2024 में मारे गए। फिर ब्रिगेडियर जनरल हुसैन अमीरुल्लाही हैं, फिर पनाह तसरीन ज़ादे हैं, मोहम्मद अली अतः हैं। ये सब ब्रिगेडियर जनरल थे जो 2024 और 2023 और 2022 के बीच में मारे गए। वहीं एक एयर फोर्स कर्नल दाऊद जाफरी 2022 के अंदर मारे गए। कर्नल थे जो बहराज वादी। ऐसे ये कुल मिलाकर उस समय इस प्रकार से सनसनीखेज तरीके से या टारगेट किलिंग के शिकार हुए। तो इससे भी ये शक जाहिर होता है कि क्या ईरान के राष्ट्रपति या ईरान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर भी इस हादसे के शिकार हैं या किसी साजिश के शिकार हैं। वहीं आप देखें तो ईरान के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे ये हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, इन्होंने काफ़ी ईरान के अंदर डिप्लोमेटिक अचीवमेंट हासिल की थी, जहाँ पे इन्होंने सऊदी, सबसे बड़ी तो बात तो ये थी कि जिसमें चाइना ने मुख्य भूमिका निभाई थी, सऊदी अरबिया के साथ वहाँ पे इन्होंने अपना बहुत समय बाद, लंबे अरसे बाद 2016 या 15 के बाद वापस से एम्बेसी खोली गई। इनके रिलेशन बेहतर बनाने की कोशिशें हुई जिसमें चाइना ने मुख्य भूमिका निभाई। वहीं इन्होंने अभी 7 अक्टूबर वाले मामले के अंदर हमास के लिए भी समर्थन जुटाने में ईरान के इनका ये विदेश मंत्री का काफ़ी अच्छा रोल रहा, जिसमें इन्होंने इजराइल के खिलाफ जाने के बाद एक इस्लामिक देशों को हमास के पक्ष में बोलने के लिए मजबूर किया। वहीं आप दूसरी जगह देखेंगे तो ईरान के जो ये इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति थे, जो इन्होंने यूक्रेन युद्ध के अंदर रसिया को मदद की। चुनावी इलेक्शन या फिर सिस्टम की बात कर ले तो वहाँ पे सबसे सुप्रीम लीडर तो अली खामनेई हैं, जो सुप्रीम लीडर माना जाता है, सर्वोच्च नेता होता है, जिसके बाद विदेश नीति और रेवोल्यूशनरी गार्ड की कमान और दूसरे सैन्य बल की दूसरी सब कमानें उस नेता के पास होती है। लेकिन राष्ट्रपति भी मुख्य भूमिका में अपने कानूनों को लागू करता है, वो भूमिका निभाता है। वहीं अगर किसी भी उम्मीदवार को खड़ा होना है तो उससे सुप्रीम लीडर की तो मंजूरी लेनी ही है, लेकिन पहले वह गार्जियन काउंसिल द्वारा जांचा जाना चाहिए। फिर वो एक संस्था की निगरानी में रहता है जो कट्टरपंथी संस्था होती है, उसके मुताबिक वो खरा उतरता है, फिर जाकर उसको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया जाता है। वहीं आप देखेंगे तो विदेश विभाग के प्रवक्ता, अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भी इस हादसे पर अफसोस जाहिर किया और इन्होंने बताया कि आधिकारिक संवेदना व्यक्ति और मानवाधिकार और मौलिक मूल्यों के लिए वह ईरान के लोग इस जनता के साथ हैं। वहीं आप भारतीय प्रधानमंत्री ने भी ईरान के राष्ट्रपति के हादसे के और फॉरेन मिनिस्टर के मौत के ऊपर दुख व्यक्त किया है। चीन ने भी ये दुख व्यक्त किया है। रसिया ने तो यहाँ तक कहा कि ईरान जैसे अपने रूस के सबसे वफादार या सबसे विश्वसनीय साथी को खो दिया। दुनिया भर से ऐसे नतीजे आ रहे हैं। लेकिन वहीं इजराइल की ओर से देखें तो इजराइल ने कई दूसरे जो इजराइल के नेता हैं उन्होंने तो इस मामले पर कुछ खुलकर तो बोला नहीं और उन्होंने हाथ होने से तो साफ इनकार किया है। लेकिन इजराइल और ईरान का एक हाइड एंड सीक प्रकार का खेल चलता ही आ रहा है। और वहीं पे आप देखेंगे तो इजराइल ने ना तो मना किया है और ना ही जाएगा। उन्होंने कहा इससे हमारा कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन इजराइल के कई दूसरे जो सीनेटर या सांसद हैं उन्होंने खुशी जाहिर की है और कहा है कि ईरान का एक कसाई मारा गया, इस प्रकार के उन्होंने टिप्पणी की।
ये अमेरिका के एक सांसद ने भी इस प्रकार की टिप्पणी की है। तो अब देख ही सकते हैं इनके रिलेशन आप कैसे हैं। वहीं एक हादसे के कारण के ऊपर हम जाते हैं तो एक राज्य की जो मीडिया है उसने बताया है कि अमेरिकी निर्मित बेल हेलीकॉप्टर बेल तो 212 में ईरानी राष्ट्रपति सवार थे और वो एक पहाड़ी क्षेत्र में गया और वहाँ पे वो धुंध और इन मौसम के ख़राब होने के कारण पहाड़ से टकरा गया और वहाँ पे वो हादसे का कारण बना। और ये कोई आधिकारिक बयान तो प्राप्त नहीं है, लेकिन ये मरने वालों के लिए संबोधन है। लेकिन उन्होंने 1979 के अंदर जब इस्लामिक क्रांति ईरान के अंदर हुई तो पहले ये अमेरिका द्वारा समर्थित शाह पहलवी जो थे ईरान के उस समय शासक, वो अमेरिका के काफ़ी क्लोज थे और उनके समय में इस प्रकार के विमान हेलीकॉप्टरों की बहुत भारी मात्रा में खरीद हुई थी। वो आज भी ईरान के अंदर हैं। लेकिन ईरान के ऊपर जब से सैक्शन लगे हैं और ईरान के अंदर ऐसे चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगने के बाद इन विमानों के रखरखाव और देखरेख और उनके जो पार्ट्स हैं या फिर उनके जो पुर्जे हैं वो मिलने इन हेलीकॉप्टरों के या विमानों के बंद हो गए या उनको नहीं मिल पा रहे हैं। इस रखरखाव में ये समस्या कठिन हो गया है कि इनको कैसे मैनेज किया जाए या इन हेलीकॉप्टरों के रखरखाव के लिए जो कठिनाई आ रही है उसके भी ये कारण हो सकता है कि इनके जो हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड नहीं किया गया था। वहीं अगर हादसे की जगह के बारे में बताते हैं तो जैसे बात मैंने आपको पहले बताए हैं, लेकिन ये अजरबैजान और ईरान की सीमा के पास में तबरेज़ शहर के आसपास वजह क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुआ जब रईसी एक संयुक्त परियोजना में भाग लेते, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। जो ये कलासी बांध के उद्घाटन के लिए ये पहुँचे थे। वहीं आप देखें तो अब इस मसले पर आगे किस प्रकार से ये चीज़ें करवट लेती हैं, ये चीज़ें में अगर थोड़ी सी भी किसी भी दूसरे अन्य देश की भूमिका की बात सामने आती है तो ये विश्व के लिए खतरे की घंटी है और ये एक सीधे सीधे युद्धों में या विश्व युद्धों में उतरने का एक कड़ी होगी। अब जिस प्रकार से कई देशों के अंदर जश्न मनाए जा रहे جشن हैं, گرفتن مردم به مناسبت سقوط رئیسی मरने पर जश्न मना रहे हैं। वहीं जो अजरबैजान का دارن पूर्वी इलाका فشفشه है वहाँ میزنن. पे भी कुछ कुर्द मिलिशिया भी एक्टिव हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा शक जा रहा है। लेकिन कुल मिला के ईरान ने भी कोई आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की नहीं है या ईरान ने कभी इसमें किसी के साजिश होने की बात को स्वीकार भी नहीं किया और ना ही अंदेशा जाहिर किया है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसमें दुर्घटना की बात को कबूला जरूर है, लेकिन न तो इसकी पुष्टि की है और इसके कारणों का भी ईरान ने खुलकर कोई बोला नहीं है। हो सकता है इसकी जांच हो और आगे इसकी बातें क्या निकले, हमारे इसमें हादसा यही कारण हो, लेकिन इसके पीछे कहीं और भी कारण हो सकते हैं। वहीं ईरान के अंदर भी आप देखेंगे वीडियो के अंदर, तो ईरान के अंदर भी काफ़ी विद्रोह हुआ है या फिर ईरान के राष्ट्रपति मारे गए, जिसके लिए ईरान के अंदर जश्न मने हैं लोगों ने। कई दूसरे इलाकों में शोक का भी लहर है, लेकिन कई दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पे लोगों ने जश्न मनाया और जश्न को रोकने के लिए सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। तो साथियों, देखते हैं अब आगे ईरान के राष्ट्रपति के मारे जाने के बाद आगे ये किस प्रकार से करवट लेता है ये जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीतिक जो मिडल ईस्ट का है, वो इसके ऊपर क्या आगे नज़रें हम बनाए हुए हैं। वहीं देखेंगे तो हम अब इजराइल वर्तमान के अंदर गाजा के रफ़ा के अंदर तो दाखिल हो ही गया है। उसने ठान लिया है कि अब हमास को ख़त्म करना, लेकिन ईरान के इतने बड़े शक्ति होने के साथ ईरान बिजी हो जाएगा। ईरान के बिजी होते ही वहाँ पे हमास को भी एक थोड़ा कमज़ोरी महसूस होगी, क्योंकि ईरान खुलकर अभी कुछ समय के लिए या
ऐसा बिजी होगा कि वहाँ पे इतनी इनकी हेल्प नहीं कर पाएगी। लेकिन अली खामनेई ने जैसे बताया है ईरान के सुप्रीम लीडर ने कि किसी भी प्रकार की कोई भी ईरान की पॉलिसी में या ईरान के कार्य या कामकाज के अंदर व्यवधान नहीं आएगा, तो ईरान के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि जो भी हम खबरें आएगी हम आपके सामने फिर से लेकर आएंगे। तो देखते रहिए साथियों हमारा यूट्यूब चैनल द एनालिटिक पोस्ट। आपको ये हमारा जो चैनल है, हमारी जो इस चैनल का ये विषय है कैसा लगा, इसमें आप अगर कोई और चीज़ें शामिल करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वहीं आप द एनालिटिक पोस्ट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो हमें सपोर्ट भी करें। आप साथियों हमें सपोर्ट करते हैं, आप हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें तो हमें भी इसमें बल मिलता है, इसमें और कार्य करने का, इसमें हमें और कई विषयों पर चर्चा या विशेष शोध करने के लिए हमें सहयोग और आपके समर्थन की आवश्यकता है। तब तक के लिए देखते रहिए द एनालिटिक पोस्ट। धन्यवाद।